तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है फेंग हान को, जो कि माउंटेन से वापस आ रहा होता है, मगर अचानक रास्ते में उसे ल्यूआर की आवाज सुनाई देती है, जिस पर वो वहीं पे ही रुक जाता है और अपने आसपास देखता है तो वो उसे कहीं नजर नहीं आ रही थी। ये देखकर वो ल्यूआर से कहता है कि चलो अब सामने भी आ जाओ। ये सुनते ही ल्यूआर फौरन से एक बड़े पत्थर के ऊपर आकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि फाइनली तुम मिल ही गए। तो फेंग हान उससे कहता है कि लिटिल सिस्टर, आखिर तुम मेरा यहाँ पे इंतजार क्यों कर रही थी? क्या तुम्हें मुझसे कोई काम था? तो ल्यूआर कहती है कि हाँ, सिस्टर जियालान ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें लेकर आऊं, और वैसे भी वीकेंड पर मुझे इस माउंटेन पर ऊपर आने नहीं दिया जाता, यही वजह है कि मैं यहाँ पे तुम्हारा इंतजार कर रही थी, चलो मेरे साथ चलो। ये कहते ही वो उसे अपने साथ ले जाती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि फेंग हान जैसे ही जियालान के पास पहुंचता है तो वो वहाँ पर आकर उसे सबसे पहले ग्रीट करता है, और लोंगशुआन भी उससे कहती है कि ब्रदर फेंग हान, तुम्हें देखकर काफी अच्छा लग रहा है, और जो फेवर तुमने मुझे दी है मैं इसे कभी भी नहीं भूल सकती, ये तुम्हारा मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान है। तो फेंग हान कहता है कि वो पिल वैसे भी मेरे किसी काम की नहीं थी, इसीलिए मैंने वो तुम्हें देना बेहतर समझा, वैसे भी ये अगर होती भी तो मेरे किसी काम की नहीं होती। मगर फिर जियालान उससे कहती है कि क्या तुम जानते भी हो कि ये वानशुओ डान पिल कितनी ज्यादा कीमती है? अगर तुम फिर से इस पर सोचना चाहते हो तो इस पर सोच सकते हो, और अगर तुम वाकई में ये पिल लोंगशुआन को देना चाहते हो तो फिर मैं तुम्हें थैंक्स के तौर पर भी कुछ देना चाहती हूँ। ये कहते ही वो फिर से वही नीडल बाहर निकालती है जो कि उसने शाओयान से बेट में जीती थी। जियालान उससे कहती है कि ये मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है, इसे हेवनली आई नीडल कहते हैं, अगर तुम चाहो तो इसे एनर्जी में कन्वर्ट करके एब्जॉर्ब भी कर सकते हो, इससे तुम्हारी बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कम हो जाएगी। तो फेंग हान उस नीडल को देखकर कहता है कि मैं ये नहीं ले सकता, मगर ल्यूआर उससे कहती है कि फेंग हान ये तुम क्या कर रहे हो, सिस्टर तुम्हें रिवॉर्ड दे रही है, फौरन से ले लो। और जियालान भी कहती है कि मुझे पता है कि तुमने कंपटीशन जीतने के बाद कोई भी रिवॉर्ड हासिल नहीं किया, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ब्रीज टेक्निक दी गई है, शायद सेक्ट मास्टर को तुम्हारे बारे में पता नहीं है, मगर तुम इस नीडल को लेकर कल्टीवेशन अपनी स्टार्ट कर दो। मैं तुम्हें एक ऐसी जगह बताती हूँ जहाँ का एसेंस बहुत ही ज्यादा थिक है, अगर तुम किसी थिन एसेंस वाली जगह पर जाकर कल्टीवेट करोगे तो वुड ब्रीज टेक्निक को अचीव नहीं कर पाओगे। तुम्हें जाना है तो तुम पर्पल बैम्बू फॉरेस्ट में जाओ, ये हमारे जियालान पीक पे ही मौजूद है, मैंने स्पिरिचुअल रूट्स को इसी पर्पल फॉरेस्ट में कल्टीवेट किया था, तुम चाहो तो यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम इस पर्पल बैम्बू फॉरेस्ट में ज्यादा जल्दी ग्रो कर जाओगे। ये सुनकर फेंग हान उससे कहता है कि इन सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और फिर ल्यूआर उससे कहती है कि ये पर्पल बैम्बू फॉरेस्ट मेरा सबसे बेस्ट फॉरेस्ट है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि फेंग हान बैम्बू फॉरेस्ट पर आ जाता है और वहाँ पर एक जगह बैठकर कल्टीवेट कर रहा होता है कि इतने में यान बाहर आ जाता है, और आते साथ ही फेंग हान से कहता है कि युहाओ माउंटेन का वो एल्डर तो सच में काफी स्किलफुल है, उसने तो तकरीबन मुझे देख ही लिया था, पर मुझे लगता है कि मैं उससे ज्यादा देर तक नहीं छुप पाऊंगा। तो फेंग हान कहता है कि तुम्हारे इस मसले का हल बाद में निकालेंगे, पहले मुझे जरा इस वुड स्प्रिंग ब्रीज टेक्निक को सीखना है। तो यान से कहता है कि स्प्रिंग ब्रीज ये तो 8th सुपरनेचुरल युहाओ में टियानमू डाफा है, तुम्हें लगता है कि ये इतनी कोई खास सुपरनेचुरल टेक्निक है? अगर तुमने हुओ टियानडू का मुकाबला करना है तो उसके लिए तुम्हें अपनी ब्रीथ को और भी ज्यादा पावरफुल बनाना होगा, और मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा कि तुम अपनी पावर को बढ़ाने में फोकस करो, ना कि तुम इस तरह की बेकार की टेक्निक्स में अपना टाइम जाया करो। अगर तुम वाकई में कोई अच्छी सी टेक्निक सीखना चाहते हो तो तुम डायरेक्टली एम्परर किन से क्यों नहीं सीखते, जो कि किंग मू डायनेस्टी का किंग है। ये सुनकर फेंग हान हैरान हो जाता है और कहता है कि किंग मू पैलेस, मैंने ये नाम सुना है। और फिर यान उसे बताता है कि ये क्यानमू डाफा 8 सुपरनेचुरल पावर्स में से एक पावर है, तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, किंग मू पैलेस के सारे मेथड्स के बारे में मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से मालूम है और मैं तुम्हें सिखा भी सकता हूँ। तुम्हारी ये स्प्रिंग ब्रीज टेक्निक किंग मू पैलेस टेक्निक की बिल्कुल इक्वल लेवल की टेक्निक है, क्योंकि दोनों की ओरिजिन ट्रू की है। अभी ये बातें तुम्हें समझ में नहीं आएंगी, मगर फ्यूचर में तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो फेंग हान उससे कहता है कि आखिर तुम्हें इतनी ज्यादा सुपरनेचुरल पावर्स के बारे में कैसे पता है? ये बात सुनकर वो उससे कहता है कि ये क्या जोक है, मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से मालूम है, मैं इंपीरियल पावर गेट का मास्टर हूँ, मेरे पास सारी की सारी नॉलेज मौजूद है। किंग डी पैलेस में तुम्हें हुआ फ्लैग को प्रैक्टिस करना पड़ता है, मैं तो व्हाइट इंपरर गोल्डन पिलो टेक्निक के बारे में भी जानता हूँ, और इसके अलावा ब्लैक इंपरर वाटर टेक्निक के बारे में भी तुम्हें शायद मालूम नहीं होगा, और तुम्हें तो इंपरर टूशवांग के बारे में भी कुछ नहीं पता, और एक चीज तो मैंने तुम्हें पहले से ही सिखा दी है जिसे तुम गोल्डन यामा बॉडी कहते हो। तो फेंग हान कहता है कि क्या मैं एक साथ 2 एंशिएंट मैजिक टेक्निक्स को नहीं सीख सकता? ये सुनकर यान हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि
यंग मैन, तुम जरा सपने देखना बंद करो, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। मैं तुम्हें एक शख्स के बारे में बताता हूँ जिसने सुपर नेचुरल रियलम के 5th लेवल को अचीव किया था और उसने प्रिमोडियल सुपरनेचुरल पावर को कल्टीवेट करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से उसकी वहीं पे ही डेथ हो गई थी। तो फेंगान कहता है कि 5th लेवल डिवाइन रियलम, लगता है कि मैं अभी बहुत वीक हूँ, मुझे जल्द से जल्द इस लेवल को भी अचीव करना ही होगा। और दूसरी तरफ यान उससे कहता है कि अगर तुमने हुओ ट्यांडू को हराना है तो फिर तुम्हें उससे ज्यादा ताकतवर बनना होगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो फौरन से अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट कर देता है। उसकी बॉडी से एक ग्रीन कलर का ऑरा निकल रहा होता है और वो कई दिन तक वहीं पे ही बैठा रहता है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरता जाता है और हमें दिखाया जाता है कि फेंगान अभी भी वैसा का वैसा वहीं पे ही बैठा हुआ है। वो तब तक वहाँ से नहीं उठने वाला था जब तक वो एक और लेवल अचीव नहीं कर लेता। और हमें बताया जाता है कि 3 महीने का टाइम गुजर चुका है और फेंगान अभी भी बिल्कुल वहीं पे ही बैठा हुआ है। मगर इस मर्तबा उसने अपने चारों तरफ एक बैरियर क्रिएट किया हुआ था और उस बैरियर के अंदर उसकी ही अपनी एनर्जी फ्लो कर रही होती है। तो फेंगान अपनी एनर्जी को एक जगह कंबाइन करते हुए उसे अपने ही अगेंस्ट यूज करने के लिए उस एनर्जी को जायंट हैंड्स में कन्वर्ट कर देता है। और हम देखते हैं कि वो जायंट एनर्जी हैंड जैसे ही फेंगान पे हमला करने के लिए आते हैं तो वो बैरियर उन हैंड्स को अंदर आने से रोक लेता है। ये देखकर फेंगान फिर एक के बाद एक अटैक करना शुरू कर देता है, मगर उसका कोई भी अटैक उस बैरियर को नहीं तोड़ पा रहा था। देखने के बाद फेंगान फौरन से अपनी पावर को और भी कई गुना बढ़ा देता है, जिससे उन एनर्जी हैंड्स की पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है और वो उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करते हैं, मगर सारे के सारे अटैक एक साथ मिलकर भी उस बैरियर को नहीं तोड़ पाते। और फेंगान कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी को बढ़ाता ही जा रहा होता है और वो सारी एनर्जी जैसे ही एक जगह इकट्ठी होना शुरू हो जाती है तो फिर फेंगान उस सारी की सारी एनर्जी को एकदम से रिलीज कर देता है, जिससे वो ब्रेक थ्रू करके फौरन से सुपर नेचुरल रियलम के 2nd लेवल में आ जाता है, जो कि मिस्टिक लेवल होता है। इस लेवल में आने के बाद फेंगान फौरन से अपनी पावर्स को ट्राई करने के लिए ऊपर हवा में जाकर एक जोरदार एनर्जी प्रेशर रिलीज करता है, जिससे वो पूरा का पूरा बैम्बू फॉरेस्ट हिलकर रह जाता है, जिसकी वजह से जियालान पीक पे लिवार को भी झटके महसूस होते हैं। और फेंगान फौरन से उड़ते हुए वापस से अपने पीक की तरफ आ जाता है तो उसे फील होता है कि उसकी पावर अब पहले के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। और वो कहता है कि मैंने अपनी कल्टीवेशन को काफी इंप्रूव कर लिया है। इतने में अचानक वहाँ पर फिर लिवार आ जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। वो फेंगान से आते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें कहा भी था कि वो पर्पल बैम्बू फॉरेस्ट मेरा फेवरेट फॉरेस्ट है, तुमने उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, तुम्हें इसके लिए भरपाई करनी होगी। ये कहते हुए वो गुस्से में उसे डांटना शुरू कर देती है। मगर इतने में हम देखते हैं कि फिर वहाँ पर श्वान लोंग आ जाती है, जो कि आते साथ ही लिवार से कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो, फेंगान से जरा तमीज से बात किया करो। और फिर वो फेंगान से कहती है कि बहुत बहुत मुबारक हो, तुमने सुपर नेचुरल पावर के 2nd लेवल को भी अचीव कर लिया है। तो फेंगान उससे कहता है कि तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो, तुमने फाइनली सुपर नेचुरल रियलम को अचीव कर लिया। तो वो कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुमने वो पिल मुझे ना दी होती तो शायद मैं भी ब्रेक थ्रू ना कर पाती। वैसे काफी हैरत की बात है कि एक एवरेज कल्टीवेटर को कम से कम भी 30 से 50 साल लगते हैं मिस्टिक लेवल तक पहुंचने में, मगर तुमने सिर्फ 3 मंथ में ही ये लेवल अचीव कर लिया है। सच में तुम्हारी ग्रोथ बहुत ही ज्यादा फास्ट है। मगर लिवर को इस पे अभी भी बहुत ज्यादा गुस्सा था। और दूसरी तरफ श्वान लोंगों से बताती है कि मास्टर्स ने तुम्हारे नाम पर एक माउंटेन कर दिया है, अगर तुम चाहो तो मैं अभी चलकर तुम्हें माउंटेन दिखाती हूँ। ये सुनकर फेंगान बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि चलो देर किस बात की है, फौरन से चलते हैं। वो लिवार से भी कहता है कि चलो, मगर वो कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें इग्नोर कर रही हूँ। ये सुनकर फेंगान को भी बहुत ही अजीब सा लगता है, मगर वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है, जिस पर लिवार को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि श्वान लोंग उन लोगों को लेकर सीधा फेंगान के माउंटेन की तरफ जा रही होती है। और वो दिल ही दिल में कह रही थी कि आखिर ये लड़की हवा में इतनी आसानी से कैसे उड़ रही है, क्योंकि इस तरह इतनी आसानी से सिर्फ और सिर्फ वही उड़ सकता है जो कि सुपर नेचुरल पावर को अचीव कर लेता है। इसकी स्ट्रेंथ सच में काफी अच्छी होनी चाहिए, लगता है ये शायद अपनी पावर्स को छुपा रही है। और फिर वो फेंगान से कहती है कि चलो वो पीक सामने है। ये कहने के बाद वो लोग फौरन से एक माउंटेन के ऊपर आकर लैंड करते हैं। और फिर वो ड्रैगन गर्ल उसे बताती है कि इस तरह के माउंटेन सिर्फ और सिर्फ शान मैन ही बना सकता है, उसके लिए इस तरह के माउंटेन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। असल मसला सिर्फ और सिर्फ इन माउंटेन्स को हवा में फ्लोट कराना होता है। मगर वैसे भी हमारे सेक्ट में बहुत सारे एल्डर्स मौजूद हैं जो लोग अपने स्पेल्स का इस्तेमाल करके बहुत ही आसानी से इन माउंटेन्स को हवा में ले आते हैं।
और दूसरी तरफ फेंगान कहता है कि मैंने टियानगोंग एल्डर्स के बारे में सुना है, वो लोग काफी ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं। और दूसरी तरफ लोंगचुआन उसे कहती है कि आज से ये माउंटेन तुम्हारा है और आज से ही इसकी रेपुटेशन और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। मेरा ड्रैगन लेडी पीक वो भी यहाँ से बहुत ही ज्यादा करीब है, हम लोग जब भी चाहें यहाँ से एक दूसरे से आकर मिल सकते हैं। और फिर अचानक उसे याद आता है कि वो उसे काम की बात तो बताना ही भूल गई। वो फेंगान से कहती है कि क्या तुमने अपने माउंटेन के लिए कोई नाम सोचा है? तो फेंगान कहता है कि मेरी 8 से 9 साल के बाद वो टियानडू के साथ बैटल होने वाली है। अगर मैं फेल हो गया तो मेरे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ चला जाएगा और ये माउंटेन भी मेरा नहीं रहेगा। 1 साल पहले तो उसने सब लोगों के सामने मुझे जलील कर कर अपनी पावर को शो किया था, मगर हो सकता है कि शायद 9 साल के बाद मुझे मौका मिले और मैं सेम टू सेम वही उसके साथ करूं। ये कहने के बाद वो कहता है कि आज से इस माउंटेन का नाम होगा री इनकारनेशन। ये कहते हुए वो उस माउंटेन पर री इनकारनेशन का नाम लिख देता है और जैसे ही वहाँ से जाने लगता है तो वो लड़की उससे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ और जरूरी बात करनी थी। जानती हो कि हम दोनों का एक ही लेवल है और हम दोनों इस वक्त सुपरनेचुरल रियलम में है, तो हम एक दूसरे के साथ ये बात शेयर कर सकते हैं और मुझे वैसे भी तुम पे भरोसा है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ ओशन ओरिजिन में चलो, हम लोग वहाँ पर जाकर कुछ एक्सप्लोरेशन करना चाहते हैं। उम्मीद है कि तुमने गुइशु बैटलफील्ड का सुना होगा। ये सुनकर फेंगान कहता है कि गुइशु, तो वो लड़की उसे बताती है कि हाँ गुइशु ये वो बैटलफील्ड है जहाँ इमोर्टल्स और डीमंस के बीच में एक खतरनाक जंग हुई थी। यहाँ तक कि इस जंग ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया था और बहुत सारे पोर्टल्स के जरिए यहाँ पर आए थे। मुझे पूरा यकीन है कि अगर हम लोग उस बैटलफील्ड में जाते हैं और एक्सप्लोर करते हैं तो हमें वहाँ पर कोई बहुत ही खास और कीमती ट्रेजर मिल सकता है। कहा जाता है कि इस जंग में एंशिएंट लिंगडान मैजिक वेपन को यूज किया गया था। इसके अलावा डायमो मैजिक वेपन भी इसी बैटलफील्ड में कहीं ना कहीं दफन है और इसके अलावा यहाँ पर एक फेरी की लेजेंडरी एनर्जी भी मौजूद है। अगर हमारा लक अच्छा रहा तो हमें वहाँ पर कोई ना कोई काम की चीज जरूर मिल जाएगी और अगर लक हमारा बुरा रहा तो शायद हो सकता है कि वहाँ पर हमारी जान भी चली जाए। तो फेंगान कहता है कि ठीक है मैं चलने के लिए तैयार हूँ, मगर पहले मुझे थोड़ी सी तैयारी करनी होगी। हम लोग कल सुबह ही गुइशु बैटलफील्ड के लिए निकल जाएंगे। ये सुनते ही लोंगचुआन कहती है कि ठीक है तो फिर मैं तुमसे कल सुबह मिलूंगी, उम्मीद है कि तुम ज्यादा देर नहीं लगाओगे। ये कहने के बाद वो फौरन से वहाँ से चली जाती है और फिर फेंगान कहता है कि मैं कंटिन्यूसली हार्ड वर्क करता जा रहा हूँ, मगर मुझे नहीं लगता कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मैं वो टियानडू के कल्टीवेशन लेवल को मैच कर पाऊंगा। अब बस मेरा लक अच्छा हो तो मुझे वहाँ पर कोई अच्छी चीज मिल सकती है। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि फेंग हान फेंग किंगशी के पास आता है और कहता है कि सीनियर सिस्टर मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने आपको शर्मिंदा नहीं किया, मैंने कंपटीशन में टॉप पोजीशन हासिल की है और अब मैं एक ट्रू डिसाइपल बन चुका हूँ। इतने में हमें दिखाया जाता है कि फेंग किंगशी की स्पिरिचुअल बॉडी वहाँ पर आती है, जिसे देखकर शाओलिन कहती है कि ये तो एक स्पिरिचुअल बॉडी है। और दूसरी तरफ फेंग किंगशी फेंग हान से कहती है कि तुम्हें रेस्ट करने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है, तुम्हें जितना जल्दी हो सके और भी ज्यादा एक्सप्लोरेशन करनी चाहिए ताकि तुम ज्यादा जल्दी अपने आप को ग्रो कर सको, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है। और अगर मेरी मानो तो इस वक्त तुम युहाओ माउंटेन से बाहर कहीं चले जाओ, बाहर तुम्हें कोई अच्छी चीज मिल सकती है जिससे तुम्हें कल्टीवेशन में काफी फायदा होगा। तो फेंग हान कहता है कि मैंने भी एग्जैक्टली यही सोचा था और मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं कल से ही बाहर जा रहा हूँ और इसी के लिए ही तो मैं आपके पास आया था ताकि मैं आपसे कोई एडवाइस ले सकूं। तो फेंग किंगशी उससे कहती है कि तुम हुओ टियानडू को सरपास करना चाहते हो, मगर ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है क्योंकि वो इस वक्त इमोर्टेलिटी के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। जिस तरह तुम प्रैक्टिस कर रहे हो और जिस तरह तुम अचीवमेंट्स कर रहे हो, मुझे नहीं लगता कि इस तरह तुम 10 साल में उसके लेवल तक पहुंच पाओगे। और अगर तुम कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते ही रहोगे तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी बॉडी इतना ज्यादा स्ट्रेस बर्दाश्त कर पाएगी, मगर तुम कोशिश करते रहो और एक के बाद एक ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करो। जिस पर फेंग हान कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहने के बाद फेंग किंगशी शाओलिन की तरफ देखती है तो फेंग हान कहता है कि अरे हाँ मैं बताना भूल गया था, ये लड़की मुझे अंडरग्राउंड वर्ल्ड में मिली थी। तो फेंग किंगशी उसकी तरफ देखती है, वो उसे देखते ही पहचान जाती है कि ये होंगी की तरह है। वो फेंग हान से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम हजारों साल की जिंदगी हासिल करो और ऐसे ही अचीवमेंट हासिल करते रहो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है, जिस पर फेंग दोबारा से कहता है कि बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद वो शाओलिन से कहता है कि चलो। वो उसे लेकर वापस जा रहा होता है कि अचानक शाओलिन एक स्टेचू के ऊपर जाकर बैठ जाती है और फेंग हान जब वहाँ पर आता है और आकर उसे देखने लगता है तो शाओलिन कहती है कि मुझे ऐसे ही क्या
तक घूरते रहोगे। पता नहीं चलता कि आखिर तुम किसे देख रहे हो, क्या तुम मुझे देख रहे हो या फिर तुम मुझ में अपने उस ओल्ड फ्रेंड को देख रहे हो। ये कहते ही वो फौरन से नीचे उतर आती है और उसके पीछे पीछे जाने लगती है। मगर फिर अचानक फेंग हान रुक जाता है और वो कहता है कि जिस सफर पे मैं जा रहा हूँ वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए तुम ये सोड अपने पास रख लो, इससे तुम खुद को प्रोटेक्ट कर पाओगी। तो शाओलिन उस सोड को देखती है और फिर फेंग हान की तरफ हैरानी से देखते हुए उस सोड को जैसे ही टच करती है तो अचानक उसकी आंखों का कलर पर्पल हो जाता है और उसे एक जोर से झटका लगता है, जिसकी वजह से वो हाथ पीछे हटा लेती है। और फेंग हान कहता है कि क्या हुआ, क्या कोई प्रॉब्लम है? तो वो कहती है कि नहीं, कोई मसला नहीं। ये कहते ही वो फौरन से उस सोड को दोबारा से पकड़कर अपने पास रख लेती है। तो फेंग हान कहता है कि तो इसका मतलब है वो बात सच है। और दूसरी तरफ यान कहता है कि किस्मत ने भी क्या अजीब खेल खेला है, इस लड़की का होंगी के साथ कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।